स्वागत है आपका फ्री जीके क्यूज चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1206 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक। इसमें हम किस किस को कवर करेंगे? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश के बारे में A to Z पढ़ेंगे। मैं पूरा फुल एक्सप्लेन करूँगी, सारी चीज़ें सब कुछ बताऊँगी, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं, सारे वो यहाँ पर आज हम क्लियर करेंगे। जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसी तरह से फुल एक्सप्लेन उसको मैं करूँगी। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होगा बच्चों, उसमें हम इन सब से रिलेटेड जितने भी 100+ से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब को भी हम कवर करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे RRB हो, SSC, UPSC, बैंक या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर देखने के लिए ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का नाम लिखा है फ्री जीके क्यूज, उसके सामने रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको बस एक बार आप टच कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं सारी चीज़ें A to Z समझाऊंगी, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं सबको मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का काल, इसका ड्यूरेशन है 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1562 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इस ड्यूरेशन को ज़रूर याद रखिएगा। 320 वर्षों के इस लंबे काल में भारत में मुसलमानों का शासन व्याप्त रहा। ठीक है, व्याप्त मतलब कि बहुत ही अच्छे लेवल पर था भारत में मुसलमानों का शासन। ठीक है, 320 साल तक। यह काल स्थापत्य एवं वास्तुकला के लिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, मतलब इस समय बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, बहुत सारे अच्छे इन्होंने कुछ ना कुछ बनाए थे। ठीक है, जिनको आज हम याद करेंगे। मध्यकालीन भारत में प्रमुख घटना मुसलमानों का आक्रमण थी। ठीक है, मध्यकालीन के स्टार्टिंग में सबसे जो महत्वपूर्ण जो घटना थी वो यही थी, मुसलमानों का आक्रमण। देखिए, हमने प्राचीन भारत में जो भी पढ़ा था वो सबसे पहले हमने वैदिक संस्कृति पढ़ा था। ठीक है, जिसमें वेद में लिखा हुआ था। ठीक, उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, और उसके बीच में बहुत सारे धर्म चल रहे थे, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन जो ये मध्यकालीन होता है भारत, इसमें आता है मुसलमानों का। ठीक है, इस्लाम धर्म यहीं से शुरू होता है मध्यकालीन भारत में। प्राचीन भारत में ये नहीं आता है, जिसमें सर्वप्रथम अरबी आक्रमण हुआ और बाद में तुर्की आक्रमण हुआ। ठीक है, ये देखिए बेसिक है, दिल्ली सल्तनत का बिल्कुल बेसिक है ये, कि सबसे पहले मुसलमानों में से आक्रमण किसने किया था, तो वो पहले अरबी थे, उसके बाद वो तुर्की थे। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, हर चीज़ में से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ध्यान से ज़रूर सुनना। थोड़ा सा ओवरव्यू बताती हूँ, मैप से आपको समझाती हूँ। यहाँ पर है ये ईरान, यहाँ पर है अफ़गानिस्तान, और यहाँ पर है तुर्की। ठीक है, तुर्किस्तान बोलते हैं उसको, तुर्की भी कहते हैं। ठीक है, इधर है तुर्की, यहाँ पर है ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और ये रहा भारत। ठीक, ये सारे लोग तुर्की यहाँ से आए थे और यहाँ से आकर भारत में बसे थे। ठीक, ये अफ़गानिस्तान यहाँ से लड़ते लड़ते आए, मतलब ये सब अफ़गानिस्तान यहाँ से लड़ते लड़ते आए और भारत में आकर बसे। ठीक है, तो ये सब जहाँ से भी बसे हैं, यहाँ पर ही है, ये मेन एक नदी है सिंधु नदी। ठीक है, यहीं से ही होते हुए सब आए थे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। यहाँ तुर्की है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान, और ये रहा इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का उस समय कोई वजूद नहीं था। ठीक है, ईरान ज़रूर था, अफ़गानिस्तान ज़रूर था, और यहाँ पर तुर्की भी ज़रूर था, लेकिन पाकिस्तान इंडिया नहीं था। वो क्या था बच्चों, वो था हिंदू वर्ष। ठीक है, और इस समय आते आते इसको हिंदुस्तान कहने लग गए थे। ठीक है, चलिए, इतना चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। चलिए थोड़ी सी शब्दावली देख लेते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जिसका मतलब हमें नहीं समझ में आता है, जो नया नवेला बच्चा है जो पढ़ता है उसको इनके वर्ड नहीं पता रहता है, इसलिए हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आती है। तो उन वर्ड्स का थोड़ा सा मीनिंग बताती हूँ। यहाँ पर कुछ वर्ड यूज़ होंगे जैसे अमीर,
अमीर का अर्थ सेनापति या राज्यपाल या सूबेदार होता है। ठीक है, सेनापति आपको पता है जो सेना को कमांड करता है। ठीक है, राजा जो आदेश देता है वो तो देता है, लेकिन सेनापति अगर आदेश देता है तभी उसकी सेना हमला करती है। ठीक है, तो अमीर इसमें जो थे वो सब सेनापति थे, राज्यपाल भी होते थे और सूबेदार भी होते थे। ठीक है, ये सब मतलब इनके हिस्से में ये जो राज्यपाल और सूबेदार है इनके हिस्से में कुछ ना कुछ राज्य का छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाता था जिनके ऊपर ये भी अधिकार करते थे। ठीक, अकेला राजा तो कर नहीं सकता सब पे, तो क्या करते थे, इनको छोटा छोटा टुकड़ा दे देते थे। ठीक है, सुल्तान का मतलब प्राधिकरण राजा होता था। ठीक है, उस समय ये जो मुस्लिम का जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सुल्तान वर्ड यूज़ करते हैं, राजा वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे समय क्या वर्ड यूज़ करते थे, राजा, सम्राट, है ना, ये सब यूज़ करते थे प्राचीन इसमें, है ना। तो यहाँ पर सुल्तान वर्ड में इसको रिप्लेस किया जा रहा है राजा वर्ड को। ठीक, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। खलीफा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। खलीफा इस्लाम धर्म में, खलीफा अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहते हैं जो किसी इस्लामी राज्य या अन्य शरिया इस्लामी कानून से चलने वाले राजकीय व्यवस्था का शासक हो। ठीक है, मतलब कि कोई एक छोटा सा राज्य है, उस पे जो ये जो राज्य होता है छोटा सा वो पूरा इस्लामी है ना, पूरा मतलब मुसलमानों का होता है, उसके ऊपर जो अधिकार करके बैठता है वो होता है खलीफा। ठीक है, वो कौन होता है, खलीफा। मतलब एक तरफ से यह प्रचार करता है मुसलमानों का। ठीक, ये वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे बीच बीच में, इसलिए इनको पहले मैं बता रही हूँ कि इनका मतलब क्या है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर निम्नलिखित में से 5 वंशों का शासन रहा है। ठीक है, इसकी मैं ट्रिक लेकर आऊँगी आपको याद करवाने के लिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक होगी। ठीक है, फनी होगी थोड़ी सी। ठीक है, देखिए जैसे अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, तो यहाँ से ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक अभी आपको बता देती हूँ कि एक जीजा होता है ना, जीजा अपने साले से नाराज़ होकर कहता है कि तुम पढ़ाई किया करो, तो वो जो साला होता है वो कहता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, तो जीजा जो होते हैं वो गुस्से में उसे कहते हैं कि गुल खिला तू साले। ठीक है, क्या बोलेंगे, गुल खिला तू साले, पढ़ाई वढ़ाई मत कर। ठीक है, साला किसे कहते हैं, जो बहन का जो है भाई होता है उसको कहते हैं, है ना, बहन के भाई को कहते हैं। तो जीजा अपने साले से ऐसे कहते हैं कि तू गिल खिला, बस पढ़ाई वढ़ाई मत कर, है ना, गुल खिला तू साले। क्या वर्ड है, याद रखना इस लाइन को, गुल खिला तू साले, है ना। तो गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिला से हो जाएगा खिलजी वंश, है ना, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, सैयद साले से स का ले लेंगे तो सैयद, और ले से हो जाएगा लोधी वंश। ठीक है, गुल खिला तू साले, गुल खिला तू सा ले। ठीक है, ये वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं, ये ट्रिक है छोटी सी आपको याद करने के लिए। ठीक है, चलिए इनका ड्यूरेशन है वो देख लेते हैं। गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया। ठीक है, तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक राज किया। ठीक है, सैयद वंश ने, है ना, सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक राज किया। लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक राज किया। ठीक है, ये ड्यूरेशन अगर आप याद रखते हैं, मतलब अगर देखिए अगर आप इनका क्रम याद रख लोगे तो आराम से इनका ये पहले वाला और लास्ट वाला ड्यूरेशन आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसी के बीच में तो दिल्ली सल्तनत चलता है 1206 से लेकर 1526 तक, है ना। तो ये चीज़ अगर आप इनको क्रम से याद कर लोगे तो ये ड्यूरेशन आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, बस ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, यही चीज़ें होती है जो कंसेप्ट क्लियर करती हैं और इन्हीं की वजह से हिस्ट्री समझ में आती है ना, वरना हिस्ट्री आपको हमेशा टफ ही लगेगी। बाकी ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आम भाषा की तरह, एकदम कहानी की तरह है, कहानी सुनने के जैसा ही है। ठीक है, देखो अब क्या होता है, अरबों का आक्रमण होता है सबसे पहले, है ना। ये मुस्लिम शासक आए तो थे भारत में, लेकिन इसके पूर्वज कौन थे ये पढ़ना ज़रूरी है, यही तो बेसिक है बच्चों। ठीक, अरबों का आक्रमण जिसमें फेमस था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ये किस में था, अरबों के आक्रमण में होता है। ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ठीक है, नेतृत्व मतलब पता है आपको, मतलब कि कमांड करता है मोहम्मद बिन कासिम और इसके कमांड पर अरबों के जो भी सैनिक वगैरह होते हैं वो आक्रमण करते हैं। ठीक है, ये सफल आक्रमण रहा, मतलब कि इसने कुछ जीता हिस्सा, है ना, उस राजा जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई उसको इसने हरा दिया, वो सफल आक्रमण हो गया। उससे पहले भी अरबों ने बहुत आक्रमण किए
पर कभी सफल नहीं हो पाए। ठीक है, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। ठीक है, कब? 712 ईस्वी में। इस ड्यूरेशन को ज़रूर याद रखिएगा। 712 ईस्वी में इसने विजय पाई थी, है ना, सिंध पर। अभी मैं आपको मैप में बताऊंगी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, किसका, किस राज्य का था? दाहिर राज्य का वहाँ पर शासन था, है ना। ये है सिंध, ये सिंध नदी के पास है, इसलिए इसको सिंध जगह कहा जाता है। ये है ब्राह्मणाबाद। ठीक है, ब्राह्मणाबाद, ये जो है ना सिंध, जो ये राजा है दाहिर, उसी की एक ये ब्रांच भी है, ब्राह्मणाबाद। ठीक, यहाँ पर है मुल्तान, इसको याद रखना, ये पंजाब के थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पर है मकरान, इसको ज़रूर याद रखना, ये बार बार वर्ड आएगा बीच में, तो एक नज़र आप देख लो कि मकरान कहाँ पर आता है ना। ये गुजरात है। अभी आप थोड़ा सा चलो और बता देते हैं, ये गुजरात है भारत का। ठीक है, ये यहाँ पर पंजाब है। अब आपको मैप में कुछ समझ में आ रहा है किस दिशा की बात हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पर है मकरान, यहाँ पर है ब्राह्मणाबाद, यहाँ पर है सिंध, है ना। तो इस सिंध का जो राजा होता है दाहिर, इसको हराता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये कहाँ से आता है? ये अरबों से आता है ना, अफगानिस्तान की तरफ से ये आता है इनसे लड़ाई करने के लिए। ठीक है, होता क्या है, इनके लड़ाई के पीछे भी एक रीज़न है कि जो ये सिंध का जो राजा है दाहिर, इनके ही कुछ डाकू होते हैं इनके इलाके में, वो क्या करते हैं, इन अरबों का जहाज लूट लेते हैं। तो वहाँ का जो राजा होता है, अरबों का राजा उस समय हजाज होता है, वो कहता है दाहिर को कि मेरा हर्जाना दो, तुम्हारे लोगों ने जहाज लूटा। लेकिन ये राजा बिल्कुल मुकर जाता है कि मैं हर्जाना नहीं दूंगा। इसी वजह से वो राजा मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ भेजता है कि इनसे युद्ध करो, इसको हराओ, है ना, इसको हरा दो, क्योंकि हरजाना नहीं दे रहा है। खुद इनके डाकुओं ने खुद हमारे जहाज को लूटा और ये हरजाना भी नहीं दे रहा है, तो इसको हरा दो। ठीक है, यही रीज़न होता है अरबों का भारत में आक्रमण करने का। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न इसी को ही मानते हैं। वैसे बहुत सारे मत हैं, लेकिन ये भी एक रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न है। क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, ये भी एक आदेश, इनका मुख्य उद्देश्य रहा है कि अपनी भारत सोने की चिड़िया थी, तो वहाँ पर धन दौलत बहुत थी, तो इसको लूटना चाहते थे। और ये जो इस्लाम धर्म था, है ना, जो इस्लाम धर्म था, मुसलमानों का एक धर्म है इस्लाम धर्म, इसको ये फैलाना चाहते थे जगह जगह। जैसे बौद्ध धर्म को जगह जगह फैलाया गया, ठीक है, जैन धर्म को जगह जगह फैलाया गया, जितने भी धर्म है, ईसाई धर्म, उन सब को जगह जगह फैलाया गया। उसी तरह से इस्लाम धर्म भी था, है ना, इस्लाम धर्म को भी जगह जगह फैलाने का ये काम कर रहे थे, है ना। तो सबसे पहले ये काम किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, है ना। और ये अरब वाले लोग थे ना, अरब इनको अरब कहते थे, तो ये अरबी लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था। मुल्तान से अरब आक्रमणकारियों को अपार सेना प्राप्त होने के कारण उन्होंने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा था। ठीक है, मुल्तान, ये देखिए, यहाँ पर है मुल्तान। ठीक है, मुल्तान पे जब आक्रमण किया था इन लोगों ने, अरबों ने, तो यहाँ पर बहुत ही धन दौलत मिली थी। ठीक है, मुल्तान प्लेस पे, इसलिए उस जगह को इन्होंने क्या नाम दिया? स्वर्ण नगरी कहा। क्या कहा? स्वर्ण नगरी, मतलब सोने की नगरी। वैसे पूरा भारत ही सोने की चिड़िया थी उस समय, इसीलिए भी यहाँ पर ये सब आक्रमण कर रहे थे विदेशी, क्योंकि उनकी नज़र थी भारत पे कि इनके पास बहुत धन दौलत है, इसको लूटो और अपने राज्य का विस्तार करो। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन यूपीएससी में। ठीक है, और अदर एग्जाम में भी आया है। जजिया कर सबसे पहले भारत में किसने लगाया था? वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर अरब आक्रमण की सूची चचनामा तथा बिलादूरीकृत किताब फुल अल बलदान से मिलती है। ठीक है, फुल अल बलदान बुक से मिलती है। इनकी कुछ बुकें हैं जिससे पता चलता है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। एक का नाम है चचनामा, ठीक है, और एक का नाम है, एक बुक का नाम है फुल अल बलदान। ठीक है, क्या? फुल अल बलदान, है ना, क्योंकि ये किसने लिखी है? ये लिखी है बिलादूरी ने। ठीक, अरब आक्रमण के समय 2 अरबी विद्वान सुलेमान व अल मसूदी भारत आए थे। ठीक है, जब अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उनके साथ 2 विद्वान लोग आए थे, अरबी विद्वान थे, वो थे सुलेमान और दूसरा था अल मसूदी। ठीक, इसको याद रखना, क्वेश्चन आते हैं कि कौन से 2 विद्वान थे, एक था सुलेमान, दूसरा था अल मसूदी। अब देखिए, ये अरबों ने आक्रमण किया इस्लाम धर्म के लिए। अब इनके बाद तुर्की भी आए थे, है ना। कौन सा ड्यूरेशन था? 712 में सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं
मोहम्मद गजनवी है ना, ये तुर्की होते हैं। कौन होते हैं? तुर्की। मैप में बताया आपको मैंने सबसे पहले। तुर्की कहाँ है बच्चों? ये ईरान के थोड़ा सा ऊपर है ना, तो ये इनको तुर्की कहते थे कि ये लोग वहाँ से आए थे। इनका ड्यूरेशन है 971 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। ठीक है, ये इनका ड्यूरेशन है, ज़रूर याद रखना। अगर देखिए आप ड्यूरेशन याद रखते हैं या फिर ध्यान भी रखते हो ना बच्चों, तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी हिस्ट्री में। ठीक, इन चीज़ों को ज़रूर मानें और इसको ज़रूर फॉलो करें। महमूद गजनवी है ना, महमूद गजनवी 971 से लेकर 1030 ईस्वी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था। ठीक है, देखिए इसको बता देती हूँ थोड़ा सा मैप में। ये रहा अफगानिस्तान और यहाँ पर क्या है बच्चों? ईरान। और उसके भी आगे अगर देखें तो क्या है वहाँ पर? तुर्की है ना। तो ये वहाँ से आए थे लोग, यहाँ अफगानिस्तान में आकर बस गए थे, ऐसा कहते हैं है ना। अब इधर क्या है? पाकिस्तान, और अब इधर है उसके भी आगे अपना भारत। तो होता क्या था देखिए, ये अफगानिस्तान में थे और यहाँ पर ये ईरान के जो इस तरफ का जो हिस्सा है ना, यहाँ पर अपना हमेशा अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश करते थे। ये छोटी सी जगह से थे। ये है गजनी। क्या है जगह का नाम? गजनी। और यहाँ पर है ये गौर, इसको ज़रूर याद रखना। गजनी इस जगह से ही निकला है महमूद गजनवी, और गौर जगह से निकला है मोहम्मद गौरी। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज़ याद हो गई ना, आपको समझ में आ गए, तो आपके डाउट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो ये अफगानिस्तान जो थे है ना, ये यहाँ से थे, दो जगह से थे, एक गजनी से और एक थे गौर से। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी यहाँ से हो गया और महमूद गौर जो है वो यहाँ से हो गया ना। मोहम्मद इनका थोड़ा नाम ऐसा है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसको ज़रूर रीड कर लेना एक बार है ना, महमूद गजनवी। चलिए, आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ये नाम से समझ लो, आपको मैप में मैंने बता दिया है। अफगानिस्तान में महमूद गजनवी गजनवी वंश का था है ना। वह तुर्क मूल का था और अपने समकालीन सल्जुक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। ठीक है, सुन्नी इस्लामी, इनके इसमें धर्म है ये सुन्नी इस्लामी है ना। जैसे बौद्ध धर्म में हो गया, एक हीनयान हो गया, एक महायान हो गया है ना, ऐसे और भी बहुत सारे में होता है, तो ऐसे इस्लाम में भी है। ठीक है, यहाँ पर ये सुन्नी इस्लामी थे। ठीक, मोहम्मद गजनवी एक सुन्नी इस्लामी था। ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने में सफल रहा। ठीक है, और ये तुर्क का था। ठीक है, ये जो मूल निवासी है ये यहाँ तुर्क का था, मूल निवासी। ठीक है, बाद में पर ये अधिकार कर लेता है यहाँ पर ये गजनी पर। ठीक, गजनी के पतन होने के बाद ही यहाँ पर आता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, चलिए, उसके द्वारा जीते हुए प्रदेशों में आज का पूर्वी ईरान। ठीक है, इसने क्या क्या जीती थी चीज़ें? पूर्वी ईरान, मैप में अभी आपको बताया। ठीक है, पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान और संगलन किस हिस्से को कहते हैं? मध्य एशिया, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत शामिल थे। ठीक है, इसने क्या क्या जीता था? देखो, मध्य एशिया का जीता था, पाकिस्तान को भी जीता था, और भारत के जो यहाँ पर जो भी हिस्से आते हैं उस हिस्से को भी इसने जीता था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, इतना बड़ा ये शासक था उस समय में है ना। ईरान का ये पूर्वी हिस्सा भी इसने जीत रखा था बच्चों। ठीक, उसके योद्धा में फातिमी सुल्तानों, शिया है ना, ये जो फातिमी सुल्तान जो होते हैं इनको शिया भी कहते हैं। इनके इसमें काबुल शाहिया राजाओं जैसे हिंदू थे वो, कश्मीर का नाम प्रमुखता में आता है। ठीक है, प्रमुखता से आता है, मतलब इनके योद्धा में कौन कौन थे? इनके योद्धा जो थे वो फातिमी सुल्तान भी थे, काबुल शाहिया हिंदू भी थे, कश्मीर का इनका इसमें नाम आता है ना। ये सब भी योद्धा इनमें थे। भारत में इस्लामी शासन लाने और आक्रमण के दौरान लूटपाट मचाने के कारण भारतीय हिंदू समाज में उसको एक लुटेरे आक्रांता के रूप में जाना जाता था। देखिए, ये जो है ना मोहम्मद गजनवी, इसका सिर्फ एक ही काम था, लूटपाट करना भारत में। ठीक है, सिर्फ ये लूटपाट करना चाहता था और इस्लाम धर्म को वहाँ पर फैलाना चाहता था। सबको ये कहना चाहता था कि आप इस्लाम धर्म अपना लो तो मैं आप लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं करूँगा। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर को लूटना इस कड़ी की एक महत्वपूर्ण घटना थी है ना। इसने भारत पर काफ़ी बार आक्रमण किया, टोटल 17 बार आक्रमण किया। वैसे तो बहुत बार किया है, बहुतों का कहना है, लेकिन जो मानते हैं लोग अब वो है 17 बार आक्रमण किया है ना। तो सोमनाथ का जो मंदिर है उसमें जो आक्रमण हुआ है ये बहुत ही फेमस आक्रमण है। क्यों है? पढ़ते हैं। 932 ईस्वी में
अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। ठीक है, इसके पहले जो था वो था अल्पतगीन नामक, है ना। अल्पतगीन जो है इसी ने ही ये गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में परितगीन ने शासन किया। ठीक है, अब अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आता है परितगीन। ठीक है, कौन आता है? परितगीन। ये शासक करता है कहाँ पर? गजनी जगह पर। ठीक, इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो आक्रमण होता है इसी के शासनकाल में होता है, परितगीन के। ठीक है, क्या ड्यूरेशन है? 972 से लेकर 977 ईस्वी। ठीक, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। ठीक है, कौन था वहाँ पर? जयपाल था। ठीक, पंजाब पर जो राज कर रहा था वो था जयपाल। इसी के समय में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ है। इसको ज़रूर याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि प्रथम जब तुर्क आक्रमण हुआ था तो उस समय पंजाब का शाही वंश कौन था? तो वो था जयपाल। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुकुबुद्दीन, ठीक, 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब ये जो अल्पतगीन है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो उसका गुलाम होता है ना, गुलाम कौन होता है? ये खरीदे हुए लोग रहते हैं जो इनकी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। इनको ये खरीद के लेकर आते हैं कहीं से और अपना गुलाम बनाते हैं, अपनी दास की तरह इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही होता है उसमें से एक सुबुतगीन। ठीक है, सुबुतगीन ये उसी में से एक होता है जो अल्पतगीन का गुलाम होता है। इसी को फिर ये गजनी की गद्दी पर बिठा देता है। महमूद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अभी जो मोहम्मद गजनवी है यही सुबुतगीन का पुत्र होता है ना। क्वेश्चन भी आता है कि मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? वो था सुबुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। कहाँ का ये शासक था उस समय? खुरासान का शासक था। ठीक है, वहीं पर एक प्लेस है। मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, उसका पिता कौन है? सुबुतगीन है। उसके मरने के बाद ये 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ जाता है। कहाँ पर? गजनी राज पे। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उद मिल्लाह की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने? बगदाद का एक खलीफा है ना, ये क्वेश्चन आता है। बगदाद का खलीफा क्या नाम है इनका? अल आदिर बिल्लाह। ठीक है, इसने मोहम्मद गजनवी के पद को मान्यता देते हुए इसको उपाधियाँ दी थी। एक थी यमीन उद दौला और दूसरी थी यमीन उद मिल्लाह की उपाधि। ठीक, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? 17 बार। इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्ति था। ठीक है, धन प्राप्ति का था, क्योंकि इन्होंने धन लूटना था। इनको पता था भारत सोने की चिड़िया है, इसलिए वहाँ पर ये धन लूटना चाहते थे बार बार, है ना, और अपने साम्राज्य का ये क्या करते थे? विस्तार करते थे। यहाँ से धन उठा के लेकर जाते और अपने साम्राज्य में वहाँ पर जाकर उस धन का यूज़ करते। ठीक, मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ठीक है, मूर्ति भंजक मतलब कि इसका काम था मूर्तियों को तोड़ना। ठीक है, देखिए अपने भारत में उससे पहले बहुत सारी मूर्तियाँ थी। वो थी, कोई बौद्ध की थी तो कोई जैन की थी, है ना, या फिर कोई शिव भगवान की थी, वैष्णव भगवान की थी। इन सब की जो मूर्तियाँ थी उनको तोड़कर ये क्या करता था कि अपने इस्लाम धर्म की वहाँ पर प्रचार करता था। ठीक है, इसलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। किसे? महमूद गजनी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। इसको याद रखना, क्वेश्चन बनेगा। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। ठीक है, सिर्फ पेशावर पर ही इसने कुछ भागों पर अधिकार किया और अपने देश से वापस लौट गया। ठीक, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा राजपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था।
ठीक है। किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण कर दिया। इसमें जयपाल की पराजय होती है। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ठीक है, मतलब कि इनके इसमें क्या होता था कि जो भी मूर्तियों को जितना ज़्यादा तोड़ेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इस्लामियों में उस समय ऐसा चल रहा था। ठीक, मूर्तियों को तोड़ो, अपना वहाँ पर प्रचार करो और वहाँ की चीज़ों को लूट कर लाओ। अगर ये ऐसा कोई करता है तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाया जाता था। ठीक, महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? ये सबसे जो चर्चित जो इसका आक्रमण कहलाता है वो सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। ठीक है, ये कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ है? ये है गुजरात में। ठीक है, जो सबसे चर्चित जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ये वही है ना। महमूद गजनी का जो आक्रमण होता है इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ होता है, इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। उस समय होता क्या था कि जो ज़्यादातर जो भी राजा वगैरह होते थे, है ना, ये बहुत ज़्यादा चढ़ावा करते थे मंदिर में और मंदिर में ही ऐसी जगह बना के रखते थे जहाँ पर ये अपने धन को छुपा सके। ये चीज़ इनको पता चल गई थी। बाहर के जो भी आक्रमणकारी थे, है ना, इस्लामी आक्रमणकारी, इनको पता चल गई थी, इसलिए ही ये मंदिर पर ज़्यादातर आक्रमण करते थे और वहाँ पर जो भी धन इनको मिलता था उसको लूट कर ये ले जाते थे। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण कर दिया। अब देखो, सोमनाथ मंदिर की जो भी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता लड़ाई के लिए, है ना, तो उन राजाओं को ये क्या करता था, महमूद गजनवी उनके साथ भी लड़ाई करता और उनको पराजित कर देता था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी, है ना। अब क्या होता है कि सोमनाथ मंदिर पर जैसे ही आक्रमण करता है और सोना लूटते हुए जैसे ये जा रहा होता है, रास्ते में ही फिर इन जाटों ने भी मिलकर उसके ऊपर आक्रमण किया और थोड़ी बहुत संपत्ति उससे वापस ले ली। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, किनके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। इसने बहुत सारे आक्रमण किए। सबसे अंतिम कौन सा था ये पूछा जाता है, सबसे पहला कौन सा था वो, और जो सबसे फेमस है वो आक्रमण पूछे जाते हैं। ठीक, महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। ठीक, जैसे ही इसका सबसे जो आखिरी का जो आक्रमण होता है 1027 ईस्वी, उसके ठीक 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। ठीक है, सुल्तान की जो सबसे पहली जो उसको उपाधि मिली है वो कौन था? वो था महमूद गजनी। ठीक है, इसी को ही सुल्तान की उपाधि मिली है। बाकी जो भी आए थे उन सबको बाद में मिली है। ठीक है, सबसे पहला सुल्तान ही ऐसा था, सुल्तान ही एक ऐसी उपाधि थी जो महमूद गजनी को मिली थी। और सुल्तान मतलब क्या होता है? राजा होता है। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, है ना। इसको याद रखना, एक क्वेश्चन आएंगे। ये सब लेखक है, कोई विद्वान है, कोई कवि है। ठीक है, मतलब इस तरह के ये लोग हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये महमूद गजनी के दरबार में थे, है ना। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इनकी बुक भी अभी आपको बताएंगे कौन कौन सी इन्होंने लिखी है। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी, फरूखी, है ना, इनको याद कर लेना। इनके दरबार में आए थे, किसके? महमूद गजनी के ना। अलबरूनी को तो याद ही कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। महमूद गजनी के दरबार में ये था। देखिए, महमूद के भारत आक्रमण के समय उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासवाद, गणितज्ञ, भूगोलविद, है ना, खगोल एवं दर्शन शास्त्र के ज्ञाता तथा किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी भारत आया था, है ना। ये जो अलबरूनी है मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान था। ये इतिहासविद भी था, गणितज्ञ भी था, भूगोलवेत्ता भी था, है ना, खगोली भी ये था और ये एवं दर्शन शास्त्र का भी ये ज्ञाता था। इसको बहुत सारा नॉलेज था और इसने एक बुक लिखी है बहुत ही फेमस है, उसका नाम है
किताब उल हिंद, है ना, किताबुल यहाँ लिखा हुआ है, कहीं पे किताब उल हिंद करके आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। ये लिखी थी अल बरूनी ने। किसने लिखी थी? अल बरूनी ने, है ना, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा। अल बरूनी महमूद का दरबारी कवि था। तहकीक ए हिंद पुस्तक में उसने भारत का विवरण लिखा है। कौन सी बुक में? तहकीक ए हिंद, इस पुस्तक में वो भारत के बारे में लिखता है। ठीक है, इसकी पुस्तक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इतिहासकार उतबी, तारीख ए सुबुतकीन का लेखक बेहाकी भी इसके दरबार आए। ठीक है, कौन? उतबी जो है, इसने एक बुक, ये इतिहासकार है। ठीक है, उतबी इतिहासकार है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन बनता है उतबी कौन है? ये एक इतिहासकार है, ये भी मोहम्मद गजनी के दरबार में था। और तारीख ए सुबुतकीन का जो लेखक है बेहाकी, ये भी इनके साथ आया था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। फारस का कवि, फारस का कवि जारी खुरासानी विद्वान तुसी, महान शिक्षक और विद्वान अंसुरी, विद्वान असजी और फारूकी आदि दरबारी कवि थे। ठीक है, बहुत सारे थे, लेकिन जो सबसे फेमस है वो आपको बताया है। एक उतबी हो गया, एक फिरदौसी हो गया, ठीक है, और एक हो गया अलबरूनी। ठीक है, बेहाकी भी फेमस है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। और इनकी बुक अभी आपको बताई। महमूद गौरी, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, बताया आपको, गजनी राज्य बताया मैंने अफगानिस्तान में आपको मैप में। ठीक है, एक और बार बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है पूरा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में यहाँ पर है ये गजनी और यहाँ पर है ये गौर। क्या है? ये है गौर, है ना। इसी प्लेस से निकला है मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। और ये जो महमूद गजनवी है वो यहाँ से निकला, और ये यहाँ से निकले गया कौन? महमूद गौरी। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना। ठीक, जैसे मर जाता है महमूद गजनवी, उसकी मृत्यु के बाद ही ये महमूद गौरी यहाँ पर फिर शासक बन के उभरता है। गौर महमूद गजनी के अधिक एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। ठीक है, गौर एक प्लेस है, वहाँ का ये शासक बनता है। इसका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये जो इनके नाम है ना, ये जो इस्लामी नाम है, ये काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। इनके नाम के आगे पीछे भी 2-3 ऐसे वर्ड लगे रहते हैं। ठीक, इनके भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, मुल्तान प्लेस आपको बताई है मैप में, उसके विरुद्ध ये आक्रमण करते हैं। अब महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पठान गुजरात पर हुआ। ठीक, दूसरा आक्रमण ये गुजरात पे करता है, पहला करता है मुल्तान पर। यहाँ का शासक सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम। ठीक है, वैसे ये द्वितीय है, यहाँ पर ये प्रथम नहीं, यहाँ पर द्वितीय आएगा। ठीक है, ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। ठीक है, बुरी तरह से इसको हरा देता है। कौन? सोलंकी वंश का रहता है भीमदेव। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी राजपूत काल में, वहाँ पर हमने सोलंकी वंश के बारे में पढ़ा है, वहाँ पर भीमदेव के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, इसी ने गौरी को बुरी तरह से हरा दिया होता है। महमूद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, इसको ज़रूर याद रखना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़रूरी है। सुनिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन वर्ड याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध, है ना, ये युद्ध लिखा हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी व पृथ्वी चौहान के बीच में होता है। इसमें चौहान विजयी हो जाता है। ठीक है, सन याद रखिएगा 1191 है ना। 1191 में ये जो मोहम्मद गौरी है और ये जो पृथ्वीराज सिंह चौहान है, ये कौन होता है? ये जो होता है ये पृथ्वीराज तृतीय होता है ना। चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय होता है और ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसी के बारे में हम पढ़ते हैं और इसी के ऊपर जो सीरीज़ बनाई गई है टेलीविज़न पे, ये इसी के ऊपर बनाई गई है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। ठीक है, तो जो पृथ्वीराज चौहान है और ये मोहम्मद गौरी, इनके बीच में युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, और इसमें जीत जाता है सबसे पहला चौहान होता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान होता है, ये जीतता है पहले वाले युद्ध में। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या होता है? तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक, 1 साल बाद वापिस आता है मोहम्मद गौरी इसको हराने के लिए। 1192 गौरी व
पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध होता है उसमें गौरी विजय हो जाता है। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत जाता है। पहले तो पृथ्वीराज जीतता है, लेकिन दूसरी लड़ाई होती है ठीक 1 साल बाद, उसमें ये जो गौरी होता है ना, ये जीत जाता है। अब जो तीसरा जो युद्ध होता है वो होता है चंदावर का युद्ध। कौन सा होता है? चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच में होता है। किसके बीच में? जयचंद के बीच में होता है। जयचंद कौन है? ये राठौर वंश का राजा है। राजपूत काल में हमने पढ़ा है राठौर, ठीक है, राठौर राजपूत, उसमें जो राठौर वंश में जो आता है जयचंद है ना, उसके बीच में युद्ध होता है और यहाँ पर गौरी जीत जाता है, ये हार जाता है। इनके बीच में युद्ध क्यों होता है? बहुत सारे राजा मोहम्मद गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, हार जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है जैसा आप चाहते हैं हम वैसा करेंगे, हमें मारो मत। तो मोहम्मद गौरी की सिर्फ 2 ख्वाहिशें होती हैं। एक, सबसे पहले कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो, ठीक है, इस्लामी बन जाओ, मतलब तुम ये जो हिंदू वगैरह जो भी है तुम्हारा धर्म उसको मत मानो, तुम इस्लाम बन जाओ। और दूसरी बात कि जो तुम्हारा साम्राज्य है वहाँ पर हमें अपना राज्य जमाने दो, ठीक है, ये इसका एक मुद्दा होता है। लेकिन पृथ्वीराज सिंह चौहान और जयचंद इससे लड़ना चाहते हैं, ये इसके सामने झुकते नहीं हैं। बहुत सारे राजा झुक जाते हैं लेकिन ये दोनों नहीं झुकते हैं, इसी वजह से इनके बीच में युद्ध होता है। तो पहला वाला तराइन का युद्ध कहा जाता है ना, ये, और द्वितीय को भी तराइन का युद्ध कहते हैं। और ये दोनों पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। पहले में पृथ्वीराज हार जाता है, जीत जाता है पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दूसरे में बेचारे की मृत्यु हो जाती है। और जो फिर ये एक और बार ठीक उसके 2 साल बाद ये वापस लड़ाई करने के लिए एक और बात आता है, तो वो चंदावर का युद्ध कहलाता है और ये गौरी और जयचंद के बीच में होता है। जयचंद जो है ये राठौर वंश का है। और सुनेगा ध्यान से, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद बहुत ही मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। कैसे? पृथ्वीराज चौहान एक लड़की को भगा के ले आता है, उसका नाम होता है संयोगिता, और संयोगिता बेटी होती है जयचंद की, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जब जयचंद को पता होता है कि ये जो मोहम्मद गौरी है ये पृथ्वीराज से लड़ रहा है, उसके बाद भी जयचंद उसकी मदद नहीं करता, पृथ्वीराज चौहान की नहीं करता, क्योंकि नाराज़ होता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इसकी बेटी संयोगिता को भगाकर ले जाता है, ठीक है। मतलब पृथ्वीराज का ये क्या हो गया? ससुर हो गया एक तरफ से, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में मिलकर लड़ते तो मोहम्मद गौरी उस समय अंदर नहीं आ पाता भारत में, ठीक। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया, ठीक है। यही होता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट में हमने क्या पढ़ा? सिकंदर आया था, भारत पर आक्रमण करके वापस चला गया, लेकिन जहाँ जहाँ वो जगह जीत कर गया था वहाँ उसने उसके सेनापति लगा दिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी मोहम्मद गौरी जीत के चला गया बहुत सारी जगहें और उन सब पर अपने सेनापति लगा दिए। लेकिन ये सेनापति को गुलाम कहते थे। क्या कहते थे? गुलाम, क्योंकि ये गुलाम की तरह इसको खरीद कर लेकर आए थे, बिल्कुल गुलाम की तरह रखते थे। तू उठ तो उठ, तू बैठ तो बैठ, इस तरह से इनको रखते थे, इसलिए इनको गुलाम कहा जाता था, है ना। तो उन जगह पर इन्होंने गुलाम छोड़ दिए कि अब तुम वहाँ पर राज करना, देख रेख करो, और जो भी यहाँ से मिलता है कर वगैरह वो मुझे ला कर दे दो। महमूद गौरी का कोई बेटा नहीं था और उसकी मौत के बाद उसके साम्राज्य के भारतीय क्षेत्र पर उसके प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, अब याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत स्थापित करके उसका विस्तार करना शुरू किया। अब आता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इतनी जो आपको रामकथा सुनाई है उसके पीछे ये एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को बेसिक क्लियर हो कि पहला किसने आक्रमण किया था, क्योंकि ये सब मुस्लिम हैं, है ना, ये सब मुस्लिम है। तो मुस्लिमों में पहले कौन आए थे? वो आए थे अरब के, ठीक है। अरब के बाद आए थे कौन? ये आए थे तुर्की लोग, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने उस टॉपिक को पहले आपको समझाया। तो देखिए, अब जो मोहम्मद गौरी है ना, मोहम्मद गौरी, इसका कोई भी बेटा नहीं होता है, तो ये क्या करता है, जो गुलाम होता है उसी को ये उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत फेमस है ना, इससे ये बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जब ये जयचंद जो होता है ना, ये जो अभी हमने युद्ध देखा है ना, ये जो युद्ध होता है जयचंद के साथ गौरी का, यहाँ पर इसकी हेल्प करता है ना, ये कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। तो गौरी को पता चल गया कि ये वाकई में कुछ कर सकता है अच्छा, इसलिए इसको अपना उत्तराधिकारी बना देता है। और दिल्ली का जो मतलब जो भारत का जो भी ये क्षेत्र जीत के जाता है ना मोहम्मद गौरी, वहाँ पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक को वो हिस्सा दे देता है कि अब तुम यहाँ पर राज करना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों? अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, अगर ये मूवी बन रही है ना एक तरफ से आपके दिमाग में पिक्चर जैसा अगर कुछ बन रहा है, तो सोचो कि आप हिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। उसका विस्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत बस यहीं से शुरू हो जाती है। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206
को कर दी गई थी। ठीक है, इसकी हत्या किस तरह से हुई, इसमें भी बहुत सारे मत है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह की बातें हैं कि इन्होंने ये आपस में एक दूसरे को मार दिया था, पृथ्वीराज चौहान और इन्होंने, या फिर किसी और ने मारा था, या फिर ये बीमार था। तरह तरह की बातें हैं उसमें, बहुत सारे इतिहासकार बहुत कुछ कहते हैं, अलग अलग तरह की बातें। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सटीक बातों पर ही ध्यान दीजिएगा। जो बुक में लिखा गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके 3 प्रमुख दासों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, 3 जो दास है ना, ये दास को ही गुलाम कहते थे ना। अब इनके बीच में करता है, एक तो हमने देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक, और कौन कौन है देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय क्षेत्र मिलता है इसको। ऐबक ने दिल्ली को इस्लामी साम्राज्य का केंद्र बना दिया। ताजुद्दीन यलदौज, ठीक है, क्या नाम है, ताजुद्दीन यलदौज गजनी क्षेत्र पर अब ये बैठ जाता है। ठीक है, गौरी की मृत्यु हो जाती है तो ये अब ये गजनी क्षेत्र पर बैठेगा। वैसे गौरी जो था ये गौर क्षेत्र पर होता है ना। धीरे धीरे ये गौर क्षेत्र से कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है गजनी क्षेत्र पर, है ना। तो अब गजनी क्षेत्र पर किसको जगह दे देता है, ये ताजुद्दीन यलदौज को। ठीक है, नासिरुद्दीन कबूचा उच्च तथा सिंध पाकिस्तान वाले हिस्से पे इसको जगह मिलती है। ठीक है, जो हिस्सा जीता था उसमें सबको ये अलग अलग जगह देकर चला जाता है मोहम्मद गौरी। तराइन का युद्ध अभी हमने पढ़ा। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। बहुत फेमस है, इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है तराइन, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। युद्धों 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ठीक है, उत्तर भारत पता है आपको, ये जो सिंध नदी का जो हिस्सा है ना, वहाँ पर उसके वहीं पास में तराइन का युद्ध होता है। तो अब देखिए, ये जो पृथ्वीराज चौहान है, अगर ये जीत जाता, मोहम्मद गौरी को अंदर नहीं आने देता ना, तो उस समय ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य कभी भी अपने भारत में नहीं आ पाता। ठीक है, जो पुराने जो धर्म चल रहे थे सिर्फ वही चलते, मुस्लिम साम्राज्य कभी भी अपने भारत में नहीं आ पाता। लेकिन ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इसकी मदद किसी भी राजा ने नहीं की। इसी वजह से मोहम्मद गौरी अंदर आया और उसी के बाद दिल्ली सल्तनत पे मुस्लिम साम्राज्य शुरू हो गया और करीबन 320 साल तक इन्होंने राज किया। तो 320 साल में इन्होंने कितना अपना इस्लामिक धर्म फैला दिया होगा, सोचिए, है ना। तो इसलिए ही पृथ्वीराज सिंह चौहान को इतना ज़्यादा फेमस राजा बताया जाता है, इतना साहसी राजा कि इसने चलो एक कोशिश तो की, उन कायर राजाओं की तरह तो नहीं रहा जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और बहुत सारे राजा तो इस्लामी धर्म भी कबूल कर चुके थे। ठीक है, इसलिए पृथ्वीराज सिंह चौहान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये युद्ध मोहम्मद गौरी मूलत नाम क्या नाम है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, इनका एक और नाम है जो मतलब रियल में नाम है मोहम्मद गौरी का, वो है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा जगह पर ये मोहम्मद वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये इन्हीं के इस्लाम जो स्थापना जिसने की है उन्हीं का ही नाम होता है, इसलिए इनके नाम के आसपास ये मोहम्मद ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, इसी से ये मतलब एक पहचान बताते हैं कि मैं इस्लामी धर्म से हूँ। ठीक, अजमेर तथा दिल्ली के चाहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ। उस समय ये दिल्ली पर बैठा हुआ था पृथ्वीराज चौहान। ठीक, और वहाँ से युद्ध होता है उनका दोनों का, मोहम्मद गौरी और इसके बीच में, और यहाँ पर ये बेचारा हार जाता है। तभी दिल्ली पर ये आकर बैठ जाता है कौन, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और वहीं से शुरू होता है फिर ये गुलाम वंश। और ये जो भी अभी आपको बताया था ना, गुल खिलातू साले, जो मैंने एक आपको ट्रिक बताई है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तू से आ गया तुगलक वंश, स से आ गया सैयद लोधी, और ल से आ गया कौन सा, लोधी वंश। ठीक है, युद्ध क्षेत्र भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा और करनाल क्षेत्र में करनाल और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच था। ठीक है, कहाँ पर था ये, मतलब ये हरियाणा के आसपास का समझ लो आप। ठीक है, वहाँ का ये क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, जो तराइन का युद्ध जो देखा ना हमने, ये यहाँ पर था, जो दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है ना। कितना है, दिल्ली से 113 किलोमीटर दूर तक है। अब देखिए गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं, इतना तो आप समझ गए। एक और बार थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। सबसे पहले जो अरबों ने आक्रमण किया था उसमें फेमस था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन था, मोहम्मद बिन कासिम।
उसके बाद कौन आता है, वो आता है महमूद गजनवी। ठीक है, जो अफगानिस्तान वाला मैप बताया था वहाँ पे गजनवी जगह पर से आता है महमूद गजनवी। ठीक, उसके बाद वहीं पर एक छोटी सी और जगह होती है, गौर प्रांत होता है, वहाँ से निकल कर आता है महमूद गौरी। ठीक है, इन तीनों का उद्देश्य ज़्यादातर यही था कि भारत में इस्लामी धर्म को फैलाया जाए। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए गुलाम वंश के राजवंश देख लेते हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर है आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, रख्तुनिद्दीन, रज़िया सुल्तान, मुइज़ुद्दीन, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन। ठीक है, ये सारे वंश हैं, इनको समझेंगे। इनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उनको हम समझेंगे। ठीक है, गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया। ठीक है, ये जो गुलाम वंश है इसने पूरा 1202 से लेकर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया। ठीक है, इतना लंबा इनका राज्यकाल रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक, ठीक, कब से कब तक चला है? 1206 से 1210 ईस्वी तक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बदंगो कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। ठीक है, कब किया था राज्याभिषेक? 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है वो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ पर बच्चों? लाहौर में बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है, नाम से समझना। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कुतुब मीनार किसने बनाया था, है ना। इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी और इसको ख़त्म किसने करवाया था। ठीक है, क्योंकि एक समय में नहीं बना था कुतुब मीनार। ठीक है, 2 टाइम में बना है, 2 ड्यूरेशन में, इसलिए 2 राजाओं के नाम आते हैं। एक का है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने इसकी सिर्फ नींव डाली थी, सिर्फ नींव कि हाँ अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। लेकिन इसको ख़त्म किसने किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने, है ना। पूरा जिसने बनवाया था वो था इल्तुतमिश। उसने पूरा कुतुब मीनार बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम, मस्जिद तलाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। ठीक है, मस्जिद है, क्या नाम है? एक का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तलाम। ठीक है, मस्जिद एवं अजमेर का, ये अजमेर में आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या आता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ है? अजमेर में है ना। नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। ठीक है, ये एक तरह का मस्जिद इन्होंने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था, है ना। लख बख्श भी इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाखों रुपए का दान किया करते थे, है ना। इस चीज़ को याद रखना। जो इनकी फेमस चीज़ें हैं ना, अब यही सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और यही क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह से समझना। प्राचीन भारत नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इनका काम ही यही था कि जो पुराने जो भी धर्म थे उनको नष्ट करो और वहाँ पर अपना इस्लामी धर्म प्रचार करो। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में भी प्राचीन जो भी धर्म थे उनके बारे में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, उसको ये ख़त्म कर रहे थे धीरे धीरे। जितने मंदिर थे, जितनी मूर्तियाँ थी, सबको तोड़ रहे थे, सबको ख़त्म कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नष्ट कर दी थी। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। ठीक है, पोलो बोलते हैं उसको, चौगान पोलो गेम है। उसको खेलते खेलते ऐबक की मृत्यु हो जाती है, वो घोड़े से गिर जाता है। इसे लाहौर में दफनाया गया। कहाँ पर? लाहौर में इसको दफनाया गया, है ना। इसको याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरता है। ये चौगान खेलते खेलते मर जाता है बेचारा, घोड़े से गिर जाता है। ठीक, ऐबक का उत्तराधिकारी आरामशह हुआ। कौन? आरामशह, है ना। ये ऐबक का बेटा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है आरामशह, जिसने सिर्फ 8 महीने तक ही शासन किया। कितने महीने तक? सिर्फ 8 महीने तक शासन कर पाया। आरामशाह की हत्या इसके इल्तुतमिश
1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, है ना, करके किसकी आरामशाही की अब हत्या कर देता है, कौन, इल्तुतमिश। ठीक, ये इसकी हत्या कर देता है और ये दिल्ली की गद्दी पर जाकर बैठ जाता है। कौन है इल्तुतमिश, इसके बारे में थोड़ा सा भी हम जानेंगे। ठीक है, मतलब क्या इसका रिश्ता लगता है ऐबक के साथ। ठीक है, इल्तुतमिश संस्थापक होता है 1211 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, देखो यहाँ से ना दो तरह से चलता है। गुलाम वंश के अंदर भी दो चीज़ें आती है। एक जो कुतुबुद्दीन राजवंश होता है, इसमें जो कुतुबुद्दीन होता है उसके बाद जो बेटा होता है इसका, वो बैठता है गद्दी पर, लेकिन इसको मार कर फिर एक और राजवंश चलता है। कौन, ये आता है शमशी राजवंश। ठीक है, ये इल्तुतमिश द्वारा यहाँ पर संस्थापना इसकी होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझना है। इसके बाद भी एक और आता है ना, वो सब वैसे गुलाम वंश में आते हैं, वो अभी कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो आपको मैं समझाती जाऊँगी। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका क्या रिश्ता है ऐबक के साथ, है ना। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक है, ये इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी लगता था ऐबक का, है ना। इसी की वजह से ये इतना घनिष्ठ इसका रिश्तेदार था। इसी की वजह से बेचारे ऐबक के बेटे आराम शाह को ही मार कर ये इसका खुद का दामाद जाकर गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक, ऐबक की मृत्यु के समय, है ना, और ये क्या है, ये एक इलबरी तुर्क भी है ना। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, बदायूं प्लेस आपको पता है, वहाँ का एक गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर को राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देलाही ए कुहाने के निकट करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, हौज ए सुल्तानी। ठीक है, कहाँ पे करवाया था, दहली ए कुहाने के वहाँ पे पास में करवाया था। देखो इल्तुतमिश की संतान कौन कौन से बच्चे होते हैं इसके, एक का नाम है नसीर उद्दीन महमूद, दूसरे का नाम है रुकुद्दीन फिरोज शाह, फिर होती है रज़िया सुल्तान, ये लड़की है, फिर एक और बच्चा है मुइज़ उद दीन बहराम। ठीक है, क्या, मुइज़ उद्दीन बहराम, है ना। इनके नाम इतने बड़े बड़े इसलिए हैं, इनके नाम इसी तरह से होते हैं। ठीक है, इनका जो अगर शॉर्ट अगर नाम बोला जाए तो इसको सिर्फ फिरोज़ शाह कहेंगे, लेकिन अगर पूरा नाम पूछे तो ये काफ़ी लंबे इनके नाम होते हैं। ठीक है, चलिए नाम आपको पता चल गया। इनके 4 बच्चे होते हैं, है ना। ये जो लड़की जो होती है रज़िया सुल्तान, अभी आके बैठेगी गद्दी पे, है ना। मतलब कि इनके बेटों को तो बिठाया जाता है, लेकिन इसके बेटे इतने अच्छे नहीं होते हैं। रज़िया सुल्तान अच्छी होती है इसमें। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बागदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है, अब जो इल्तुतमिश होता है इसको मिलती है सुल्तान पद की वैधानिक ये पद मिलता है। ठीक है, सुल्तान का जो सबसे पहला पद मिला था वो किसे मिला था, महमूद गजनी को मिला था। ठीक है, महमूद गजनी को सबसे पहले सुल्तान का पद मिला, अब उसके बाद इल्तुतमिश को मिलता है। ठीक, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। कब हो गई इसकी मृत्यु, 1236 ईस्वी में, है ना। ये ज़रूर इनको ध्यान रखना, इंसान को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। अब देखो ये जो अपने दिल्ली में जो आक्रमण हो रहा था तुर्कियों का, है ना, वो सारे जितने भी राजा थे उस समय राजपूत वंश चल रहे थे, उनको ही ख़त्म कर रहे थे धीरे धीरे। लेकिन वहाँ पर उस समय एक और आक्रमण कर रहा था, वो था चंगेज़ खां, है ना। यह जो मुग़ल साम्राज्य हम पढ़ेंगे ना बाद में, ये चंगेज़ खां के द्वारा ही आता है। ठीक है, चंगेज़ खां, तैमूर लंग इनके द्वारा आता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, विदेशी आक्रमण वाली एक वीडियो बनाई है मैंने, उसमें सब कुछ बता दिया आपको। देखिए चंगेज़ खां कौन होता है, ये एक तरफ से कहा जाता है कि एक बहुत बुरे इंसान होते हैं। ये चंगेज़ खां के जो एक ग्रुप होता है पूरा, वो इतना बुरा होता है कि ये लोग क्या करते हैं, किसी का भी मांस खा लेते। ऐसा कहते थे कि जब ये युद्ध पर निकलते और युद्ध में जिसको भी ये मारते थे उनका ये मांस खा लेते थे। ठीक है, वो इंसान होते थे, जानवर होते थे, कोई भी होते थे, उनका ये मांस खा लेते थे, इसलिए इनको बहुत बुरा भी कहा जाता था। बहुत गंदे रहते थे ये लोग, और बिल्कुल किसी का भी कत्ल करने से बिल्कुल भी डरते नहीं थे, किसी को भी मार देते थे, है ना। तो ये इतने खूंखार थे, इसलिए इनसे सब बचना चाहते थे और इनको बिल्कुल भी कहीं पर भी शरण नहीं दी जाती थी। तो ये जो चंगेज़ खां है ये अपने भारत में आना चाहता था, यहाँ पर भारत पे ना आक्रमण कर रहा था ये बार बार,
बीच में, इसी समय दिल्ली सल्तनत के समय पे, ठीक है। तो चंगेज़ खां के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये मंगोल कहलाते थे, क्या मंगोल, मंगोल ही बाद में मुगल कहलाए हैं, इस चीज़ को याद रखना है ना। ये बाबर, ये जो आए हैं ना बाबर, अकबर और ये सब, ये इसी से आए हैं, इसी के ये वंशज हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, वह एक अयोग्य शासक था, ठीक है। इल्तुतमिश के हमने 4 बच्चे देख लिए, एक लड़की और 3 लड़के, तो उसमें से एक पुत्र होता है रुकनुद्दीन, इसको बिठाते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसके आपातकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्काइन छाई रही, ठीक है। अब क्या होता है, इल्तुतमिश जैसे मर जाता है, उसका बेटा बैठता है रुकनुद्दीन। अब ये भी इतना अच्छा नहीं होता है, तो उसकी जो माँ होती है ये तुर्कान छाई है ना, तुर्कान नाम है, ये क्या करती है, थोड़े दिन तक अब ये शासन करती है उसकी जगह पर, अपने बेटे की जगह पर अब क्या होता है, शाह तुर्काइन के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रज़िया को सिंहासन पर आसीन किया। देखिए यहाँ पर आमिर वर्ड आ रहा है। आमिर मैंने बताया था, आमिर किसे कहते थे, ये सेनापति होते थे, है ना। तो अब क्या होता था कि जो ये इल्तुतमिश है, उसका बेटा बैठ गया यहाँ पर गद्दी पर, अब ये इतना अच्छा रहा नहीं, तो जो उसकी पत्नी थी वो क्या करती है, राज चलाती है। तो जो लोग होते हैं उसके अंडर में सेनापति, उसको उसका काम पसंद नहीं आता है, उसको ये सब हटा देते हैं और इल्तुतमिश की बेटी रज़िया को यहाँ पर बिठा देते हैं कि ये अच्छा शासन कर सकती है ना। और कुछ समय से ये रज़िया ने भी शासन किया होता है बीच में, जब भी इसका पिता इल्तुतमिश कहीं बाहर जाता था लड़ाई पे, तो जो रज़िया होती थी, रज़िया ही दिल्ली सल्तनत पर चलाती थी, शासन करती थी, तो उसका पिता हमेशा खुश होता था कि ये अच्छा शासन कर सकती है, ठीक है। तो ये जो तुर्की के जो आमिर थे, आमिर मतलब सेनापति जो भी थे, इन्होंने रुकनुद्दीन को हटाया, रज़िया को बिठा दिया। इस प्रकार रज़िया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखना, सबसे पहली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, वो थी रज़िया बेगम। कौन थी, वो थी रज़िया बेगम। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, ये ज़रूर सुनना, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार को आधा अधूरा किसने बनाया था, वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया इसको, इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल इसी ने चलाया, ठीक है। शुद्ध अरबी सिक्के। इक्ता प्रणाली चलाई, है ना, ये इक्ता प्रणाली है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली चलाई थी, वो थी इक्ता प्रणाली, ठीक है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था, है ना, इसको याद रखना। इसने क्या किया, अब 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसको ये क्या कहते थे, तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है। ये जैसे गुलाम थे ना, बिल्कुल इसी तरह से इसने 40 सरदारों को भी बना के रखा था और इनको ये लड़ाई में यूज़ किया करता था, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते थे, तुर्कान ए चहलगामी। ये को आएगा बार बार ये वर्ड बीच में, है ना, इसलिए इसको याद रखना। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किया, ठीक है, ये इसके फेमस काम है। चलिए रज़िया सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। इसका जो ड्यूरेशन था वो था 1236 से 1240 ईस्वी। इसने सिर्फ मात्र 3 साल तक ही राज किया, ठीक है, सिर्फ मात्र 3 साल तक। अब देखिए इसने क्या क्या किया। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चौगा, काबा एवं कुल्ला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। इनके इसमें मुस्लिम में क्या होता है, बुरखा पहनते हैं, लेकिन जैसे रज़िया सुल्तान बनती है तो सारी चीज़ें त्याग देती है और जैसा एक राजा मतलब जो एक सुल्तान होता है, ठीक वैसा ही बिहेव करती है, सिर पे उसी तरह की टोपी रखती है और वैसा ही कपड़ा पहन के जाती है उनके सामने। रज़िया के मलिक जमालुद्दीन याकरत को अमीर ए आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया, है ना। अब रज़िया ने क्या किया होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मलिक जामुलद्दीन, है ना, याकरत, इसको क्या करती है, ये आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त कर देती है। और ऐसा कहा जाता है इससे इसकी थोड़ी सी लव स्टोरी भी कहीं ना कहीं चलती रहती है, ठीक है। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रज़िया के प्रयासों से तुर्की आमिर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर रज़िया के बाद इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र बहराम शाह शासक बना। देखो अब होता क्या है कि जो रज़िया होती है इसका लव अफेयर होता है इस इंसान के साथ, है ना, मलिक जामुलुद्दीन
याकृत, है ना। लेकिन ये तुर्की नहीं होता है, इसलिए भी लोग बहुत नाराज़ होते हैं कि तुमने इसको घोड़े का सरदार कैसा बना दिया। वही बनेगा जो तुर्की होते हैं, उन्हीं को तुम अमीर बनाओगे, ठीक है। अमीर मतलब पता है ना, सेनापति, उसी को सिर्फ तुम सरदार बनाओगे, राजपाल या फिर सूबेदार बनाओगे, आप किसी और को नहीं बना सकते। लेकिन इसका लव अफेयर होता है, इस वजह से रज़िया इसको क्या बना देती है, घोड़े का सरदार बना देती है। और इस चीज़ को जब पता चलता है, इनके जो भी ये जो आमिर होते हैं, जो सेनापति होते हैं, इनको जैसे पता चलता है तो ये रज़िया से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो रज़िया को ही हटा देते हैं उस जगह से, और उसके जगह से उसके भाई बहराम शाह को बिठा देते हैं, ठीक है। इसके 3 भाई हैं, पहले वाले को हटाकर ये रज़िया बैठ गई, और रज़िया को हटाकर अब इसका एक और भाई बैठ गया, उसका नाम है बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह। रज़िया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई, ठीक है। ये जो अल्तुनिया एक राजा है, इसके साथ ज़बरदस्ती इसकी शादी हो जाती है। इससे शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही, ठीक है। शादी करने के बाद वापस कोशिश करती है कि गद्दी मिल जाए, पर नहीं मिल पाती। रज़िया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी, ठीक है। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई थी, है ना। अब जिसका भाई है, इसको भी बंदी बना दिया गया और इसको भी मार दिया गया, सबको मार दिया गया एक तरफ से। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना, ठीक है। कौन बनता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद 1242 से लेकर 1242 ईस्वी तक ही रहा, ठीक है। ज़्यादा टाइम तक इसका भी शासनकाल नहीं था। देखिए, रज़िया सुल्तान के बाद छोटे मोटे बहुत सारे शासक रहे हैं, इतने भी कोई खास नहीं थे। रुकुद्दीन फिरोज़ा शाह का पुत्र तथा मरुद्दीन बाराम शाह का पुत्र था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये पोते 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 होता है ना, पोता ना पोता, इन सबको ही बिठाते रहते हैं। अब इसमें एक फेमस आदमी है, वो है बलबन, ठीक है, इसको याद रखना, बलबन। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर इल्तुतमिश का प्रपौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया, ठीक है। बलबन कौन है? ये इल्तुतमिश ने 40 सरदारों की एक सेना बनाई थी, अभी आपको बताया था। उन 40 में से एक होता है बलबन। कौन होता है? एक होता है ये बलबन। यही होता है जो इनके बीच में बार बार क्या करता है, फूट डालता है, सबको हटाता है, फूट डालता है, सबको हटाता है। इसलिए इन रज़िया के बाद जितने भी बैठते हैं राजगद्दी पर, वो ज़्यादा समय तक नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि ये जो बलवन होता है, ये बार बार षड्यंत्र रचता है और किसी ना किसी को हटा देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है कि मैं खुद वहाँ पर बैठूँ, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये क्या करता है, अब इल्तुतमिश के प्रपौत्र नासिरुद्दीन महमूद को वहाँ पर बिठा देता है। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, ठीक। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया, ठीक है। देखिए, अब बलबन ने सबको तो हटा दिया राजगद्दी से, अब ये क्या करता है, जिसको ये बिठाता है, ये खुद बिठाता है नासिरुद्दीन महमूद को राजगद्दी पर, और इसके साथ इसकी बेटी का विवाह कर देता है। ये एक चाल होती है इसकी, क्योंकि बलबन अब बैठना चाहता है कहाँ, राजगद्दी पर, दिल्ली सल्तनत में। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है, गुलाम था। 40 सरदारों को अभी एक ग्रुप बनाया था, चहलगामी जिसे कहते थे। देखो, तुर्कान ए चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था, ठीक है। ये जो 40 लोगों का जो ग्रुप बनाया गया था, है ना, इल्तुतमिश के द्वारा, उसमें से एक था ये बलबन, है ना। अब ये बाद में धीरे धीरे क्या होता है, बलबन ही जाकर उस गद्दी पर बैठ जाता है दिल्ली सल्तनत की, और यही ये जो 40 सरदारों की जो ग्रुप बना के रखता है इल्तुतमिश, इसको ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि तुर्कान ए चहलगामी को कौन विनाश करता है, वो करता है बलबन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। इसका ये पूरा नाम है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, एक राजा के ना बहुत सारे नाम होते हैं। देखिए, वास्तविक नाम यहाँ पर लिखा है बहाउद्दीन बलबन, और अब यहाँ पर ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है। लेकिन सरनाम से आप इसको ध्यान रखना कि ये जो मतलब लास्ट में जो वर्ड आ रहा है उससे ध्यान रखना है ना। गयासुद्दीन बलबन, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। 1249 से लेकर 1287 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था, ठीक है। ये गुलाम वंश में ही फिर एक और ये शाखा निकल के आती है। देखिए, ज़्यादातर जो वंश बैठते हैं वो सब गुलाम ही होते हैं, पुत्र को इतना बैठने नहीं देते हैं। ये जो गुलाम होते हैं ना, जो सरदार जो इनके होते हैं, सेनापति, यही आपस में लड़ जाते हैं और राजाओं को मारकर, उनके बेटों को मारकर खुद आके बैठ जाते हैं। उसने सन
1266 से 1286 तक राज्य किया। वो क्रूर रक्त पिपासु विदेशी शासक था। बलबन 1266 ई में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसने नाम बदल लिया, 2 बार बदला ना इसका नाम इसने, फिर ये गयासुद्दीन इसका नाम रख लिया। नहीं, इसका जो रियल नेम था, सॉरी, वो तो बहाउद्दीन इसका रियल नेम था, लेकिन जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो ये अपना नाम गयासुद्दीन रख लेता है। ठीक है, इसको याद रखना बच्चों, ये अपना नाम गयासुद्दीन रख लेता है। तो ये एक ही इंसान है, कंफ्यूज मत होना। यह मुगलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। ठीक है, मंगोल मैंने बताया कौन था, ये चंगेज़ खां, उनके वंश, वो सब आक्रमण कर ही रहे थे भारत पे, लेकिन वो बहुत ख़राब लोग थे, गंदे रहते थे और किसी का भी मांस खा लेते थे। तो इनको इतना डर लगता था इन लोगों से कि इनको आक्रमण करने से हमेशा रोक लेते थे, है ना, उनको वहाँ से घसीट कर भगा देते थे और भारत में आने नहीं देते थे। राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था। किसको? नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ठीक है, ये जो भी इसके विरोधी होते थे बिल्कुल इनको मार दिया जाता था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को अगुल खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं आमिर हसन रहते थे, है ना, इसको याद रखना। आमिर खुसरो सबसे फेमस कवि है। ये किसके दरबार में था? ये बलबन के दरबार में था। क्या नाम है इसका पूरा? गयासुद्दीन बलबन, जो गुलाम वंश का है, गयासुद्दीन बलबन, उसके दरबार में रहता था अमीर खुसरो, है ना, बहुत फेमस है अमीर खुसरो, इसको ज़रूर याद रखिएगा। एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन केमर्स था। यहाँ पर ये हमने गुलाम वंश को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये टॉपिक अच्छी तरह से हमने फिनिश कर लिया है, सारी चीज़ें A to Z हमने समझ ली है। ठीक है, उसके बाद आता है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, इनको भी A to Z एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वो पार्ट 2 के नाम से होगा, सारी चीज़ें सब कुछ मैं एक्सप्लेन करेगा। और जो पार्ट 3 जो आएगा उसमें इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड 100 से भी ज़्यादा MCQs को हम कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को आप जितनी भी ध्यान से अच्छी तरह से सुनोगे, समझोगे, उतना ही कम चांसेस होगा आपका इसमें गलत करने का। ठीक है, चलिए जब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।